उज़ैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ईरान पे ने अपनी खुद मुख्तारी तस्लीम करने का कह दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, और अगर ईरान रिपीटेडली थ्रेटन करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक रखता है, डज दैट मीन कि तेहरान इफेक्टिवली एक स्ट्रक्चरल वीटो रखता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग होती गई तो? जी, बिल्कुल, उनकी कोशिश तो यही है कि उस स्ट्रक्चरल वीटो को इस्तेमाल करके कंसेशंस ली जाएँ और जो मेन डिमांड है जो इस वक़्त की गई है, वो यही कि उनकी जो टोलिंग है और उनका जो एक्सेस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, उसे रिकॉग्नाइज़ किया जाए। जिसकी वजह से वो मेरे ख़्याल में समझते हैं कि उनकी सिक्योरिटी फ्यूचर में गारंटी की जा सकती है। तो ये क्लियर डिमांड है उनकी एंड आई थिंक अगेन ऑल पार्टीज़ आर मेकिंग डिफरेंट डिमांड्स। इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये है कि बातचीत का जो मरहला है वो एटलीस्ट बैक चैनल्स में चल रहा है और उस पे प्रोग्रेस हो रहा है, व्हिच इज़ अ गुड डेवलपमेंट फॉर द रीजन एंड द वर्ल्ड। हम देख रहे हैं उज़ैर कि एशियन एलएनजी प्राइसेस $21 फी एमएम बीटीयू से भी आगे निकल गई हैं, मोर देन डबल जो प्री वॉर लेवल्स थे। साउथ एशियन मुइश्ते जो हैं वो रिवर्ट कर रही हैं बैक टू कोल, एंड पॉसिबली हम देखेंगे एनर्जी ट्रांजिशन रिवर्सल्स और बड़े पैमाने पे होंगे। लेकिन ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट ने ऑलरेडी एज वी स्पीक बड़ा मल्टी लेयर इकोनॉमिक शॉक ट्रिगर कर दिया है पूरी दुनिया में, एनर्जी, फर्टिलाइजर, एलएनजी, सप्लाई चेन्स, ऑल ऑफ इट। तो आपको क्या लग रहा है, हाउ लाइकली इज इट कि ग्लोबल इन्फ्लेशन और फूड क्राइसिस जो है वो अब राइटिंग ऑन द वॉल है, दिस हैज विल बी हैपनिंग? इन्फ्लेशन और जो फर्टिलाइजर क्राइसिस है, आई थिंक वो आपको 6 महीने आने वालों में उसका इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में वीट का सीजन तो ऑलरेडी जारी और सारी है, बांग्लादेश में भी चावल का सीजन जारी है, तो इस साइकिल में शायद आपको इतना ज्यादा नजर ना आए। जो नजर आएगा वो उस वजह से आएगा कि डीजल की कीमत महंगी है, उसका इम्पैक्ट ट्रैक्टर्स पे पड़ता है, हार्वेस्टिंग पे पड़ता है। लेकिन जो उससे बड़ा शॉक है फर्टिलाइजर का, वो अगले प्लांटिंग सीजन में आपको नजर आएगा। तो एक तो ये लॉन्ग टर्म रिस्क जो है इस जंग की वजह से इज रियल एंड इट्स गोइंग टू बी सीवियर इन द कमिंग मंथ्स। जहां तक एनर्जी ट्रांजिशन की बात है, मैं समझता हूं कि ऑब्वियसली नियर टर्म शॉक तो आपको महसूस हो रहा है दुनिया भर के अंदर, जी। लेकिन उससे जो आने वाले इस महीनों में आप देखेंगे कि जो एनर्जी ट्रांजिशन पर्टिकुलरली पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहां सोलर की अडॉप्शन बहुत तेजी से हुई है पिछले 3-4 साल में। हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की ट्रांजिशन रशिया यूक्रेन जंग की वजह से स्टार्ट हुई, क्योंकि एनर्जी प्राइस शॉक बहुत सीवियर था लोगों के पास। तो उसमें जो ओवर कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है चीन के अंदर बैटरीज और हम्म। सोलर पैनल्स की, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी एक्सेलरेट करने की ग्लोबल ईवी ट्रांजिशन और हम्म। ग्लोबल सोलर एंड बैटरी पावर ट्रांजिशन की। और इसमें आप देखेंगे कि चाइना जो है वो लीन इन करेगा आफ्टर दिस क्राइसिस टू मेक श्योर कि वो तमाम ममालिक जिनको ये शॉक महसूस हुआ है, वो रिन्यूएबल्स की तरफ, बिलखुसूस चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाइनीज सोलर सो पैनल्स और सर अब चाइनीज शिपिंग बैटरीज की डिस्ट्रप्शन तरफ। से अगर यूरिया प्राइसेस 40% या 50% विद इन वीक्स बढ़ गई हैं, हमने देखा है कि ग्लोबल फर्टिलाइजर ट्रेड भी 40% डिस्टर्ब हो गया है, एंड दिस इज कोइंसाइडिंग विद द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्लांटिंग सीजन। सो नेचुरली अब ये यानी कि आगे आने वाले दिनों में हम मजीद देखेंगे कि फूड प्राइसेस के अंदर स्पाइक्स आएंगी। लेकिन ये वॉर जो मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट को इम्पैक्ट कर रही है वो किस हद तक कर रही है, और क्या ये दुनिया जो है एक स्टैगफ्लेशन टाइप ऑफ शॉक जो है वो बर्दाश्त करने उसकी तरफ बढ़ रही है, जिधर आप देखेंगे कि फाइनेंशियल आपकी तमाम तर कंडीशंस जो हैं वो टाइटन होंगी? That is the base case scenario, right? Because energy price spike, food price spike, जो consumer discretionary spending है, उसे impact करेगा। उसकी वजह से obviously जो manufacturing activity है, बिलखुसूस उन ममालिक में जो export करते हैं हम्म। अपनी अपनी products west को, यूरोप को, तो उसमें cuts आएंगी। Jet fuel महंगा हो गया है, summer season is here in the US and in Europe, तो जेट फ्यूल की वजह से लोग ट्रैवल कम करेंगे। हम्म। उसका एक इम्पैक्ट आपको इकोनॉमी पे आता हुआ नजर आएगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ाएंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो करेंगी। और एक और तरफ जो इसका रिस्क है, आई थिंक ये बेस केस रिस्क नहीं है, वर्स्ट केस सिनेरियो का रिस्क है कि क्या ये एक इमर्जिंग मार्केट्स में एक नया डेट क्राइसिस क्रिएट करता है या नहीं। क्योंकि अगेन इमर्जिंग मार्केट्स की बैलेंस शीट स्ट्रेच्ड है, कैपिटल एक्सेस उनका अफेक्ट हो रहा है इस क्राइसिस की वजह से। तो अगर वो सब्सिडीज देंगी, बजट डेफिसिट्स रन करेंगी, तो उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स और ओवरऑल स्टेबिलिटी पे भी फर्क पड़ेगा। तो देन द हाँ। आईएमएफ विल हैव टू स्टेप इन, सो वी हैव टू ऑफ कीप एन आई कोर्स। आउट ऑन दैट। और जो तीसरी चीज है जो स्ट्रक्चरली मैं समझता हूँ उस पर इतनी बात नहीं की जा रही, लेकिन जरूरी है बात करना,
वो ये कि हिस्टोरिकली जब ऑयल प्राइस शॉक होता है तो गल्फ की अर्निंग्स बढ़ती हैं, और गल्फ की अर्निंग्स की बढ़ने की वजह से आपको रेमिटेंस फ्लोज दुनिया भर में बढ़ते हुए नजर आते हैं, पेट्रो डॉलर फ्लोज जो हैं आपको बिलखुसूस वेस्ट में बढ़ते हुए नजर आते हैं। इस प्राइस शॉक की वजह से ये हट भी जाए अगर, तो गल्फ कंट्रीज विल लुक इनवर्ड्स, यानी कि अगर उनके पास पैसा वापस आना शुरू भी हो गया और ज्यादा पैसा आना लग गया बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्राइस शॉक, वो पैसा वो अपने अंदर मामलात के ऊपर देखने के लिए खर्च करेंगे, बिलखुसूस डिफेंस सेक्टर में। तो वो जो ग्लोबल लिक्विडिटी आपको मिलती थी गल्फ पेट्रो डॉलर्स और गैस डॉलर्स की वजह से, वो खत्म मैं हो समझता हूँ वो भी कम होगी, और उसका भी एक इम्पैक्ट आपको ग्लोबल इकोनॉमी पे, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सेक्टर पे नजर आता हुआ नजर आएगा। जो समरी मैं इस पे कहूंगा, लोग फेमिलियर हैं कि पिछले 10-15 साल में जो लोग फुटबॉल के शौकीन है मेरी तरह, कि अबू धाबी ने और सऊदी अरब ने और इन तमाम ममालिक ने हाँ। फुटबॉल टीम्स खरीदी यूरोप में बड़ी महंगी महंगी। मैं समझता हूँ कि नाउ द टाइम इज पास, दे विल नो लॉन्गर बी बाइंग एनी फुटबॉल टीम्स फॉर द फोरसीबल फ्यूचर। इंटरेस्टिंग। और ये सारा कुछ बाय द वे हमारी जैसी मुईशतों को कैसे इम्पैक्ट करेगा, जिधर हमने आईएमएफ की कॉम्प्लिकेशंस और नेगोशिएशंस में हम कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं, हमारी डेट सस्टेनेबिलिटी भी मुतासर हो सकती है। 100%। और आई थिंक आपने इसी वजह से जो हमारी लास्ट वीक गुफ्तगू हुई थी कि पाकिस्तान का पोस्चर प्रूडेंट रहना चाहिए इस क्राइसिस हम्म। में, डिसाइसिव और क्विक डिसीजन मेकिंग हमेशा होनी चाहिए, और आपने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की जो लिमिटेशंस हैं हम्म। उन्हें दिमाग में रखते हुए पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवर कॉम्प्लिकेट करेंगे पॉलिसी को, सब्सिडी ज्यादा देंगे, तो पूरा का पूरा आपका आईएमएफ का प्रोग्राम और उसके जुड़ी हुई तमाम कंडीशनैलिटीज विल बी एट रिस्क। और इस मोमेंट में पाकिस्तान को अगर प्रूडेंट पॉलिसी पोस्चर पाकिस्तान अगर अपनाता है, तो ऑब्वियसली देन द आईएमएफ एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सपोर्ट विल लुक एट पाकिस्तान एज वेल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं सब्सिडीज देने में, अपनी फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने में, तो देन दैट रिस्क्स एवरीथिंग दैट पाकिस्तान हैज वर्कड वेरी हार्ड ओवर द लास्ट 2 और इयर्स टू उजैर, स्टेबलाइज। क्या गल्फ में भी बैलेंस ऑफ पावर में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट अब नजर आएगा? 100%। और उस बैलेंस ऑफ पावर में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर आप गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहता है या ईरान उस पे अपनी मसल फ्लेक्स करता रहता है, हम्म। तो देन ऑब्वियसली जो गल्फ ममालिक हैं जो इस वक्त तक जंग में शामिल नहीं हुए हैं, वो शायद उसमें शामिल होने की सोच विचार थोड़ी और तेजी से करने लगे हैं। और अगर वो मामला बढ़ता है तो फिर आपने थ्रू अ नेवल टास्क फोर्स, जिस तरह की हूथीज के खिलाफ हमने पहले देखी हुई है कि हूथीज के खिलाफ एक इंटरनेशनल टास्क फोर्स थी, तो वो टास्क फोर्स जन्म लेगी, वो किनेटिक एक्शंस में अगर इंगेज करेगी, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर आएगा, बिकॉज पाकिस्तान इज राइट नेक्स्ट डोर टू ईरान। तो मैं समझता हूँ इसी वजह से जो इस वक्त डिप्लोमेसी पाकिस्तान कर रहा है टू काम द वाटर्स एंड डी एस्केलेट, वो बिल्कुल ठीक तरह से अप्रोच ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को मालूम है कि अगर ये जंग लंबी चलती है तो ना सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमिक रेपरकशंस हैं इसके, लेकिन इंटरनेशनली भी पाकिस्तान विल बी कॉट इन अ बाइंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट टू तो डू ऐसी सूरत नेक्स्ट। हाल के अंदर साउथ एशियन ममालिक जो हैं वो अपनी करेंसी और कमोडिटी मार्केट एक्सपोजर को कैसे मैनेज करें, और क्या इफेक्टिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं टू हेज अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ प्राइस शॉक्स? देखिए, इस पे जो मेरा व्यू है वो ये कि पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को दो चीज़ों पे थोड़ी तेज़ी से एक्शन लेना पड़ेगा। नंबर एक ये कि आपकी स्टेट बैंक की लास्ट मॉनेटरी मीटिंग के अंदर जो डिसीजन मैं समझता हूँ ठीक था कि रेट्स उन्होंने अनचेंज रखे। अगर ये 1-2 हफ्ते और ये क्राइसिस चलता है तो प्रॉबली स्टेट बैंक को इमरजेंसी मीटिंग करके रेट्स बढ़ाना पड़ेंगे, नंबर एक। नंबर दो, अगर हम दुनिया भर में देखें, इवन भारत में भी देखें, तो भारत ने डिस्पाइट हैविंग लार्ज फिस्कल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उन्होंने अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट होने की इजाजत दी है। आहिस्ता आहिस्ता वो उनके ट्रेड वॉर शुरू होने से उनकी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि पिछले साल 1.5 साल से जो आपने स्टेबल रखी हुई है अपनी उसको हमें करेंसी, थोड़ा लूजन करना पड़ेगा। टाइम आ गया है हाँ कि हाँ, उसे रिकंसिडर किया बिल्कुल। जाए। एक स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर थोड़ा सा रुपी को स्लाइड करने की इजाजत दी जाए, ताकि वो थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्ब करे ऑन द करेंसी साइड। आप अगर नहीं करेंगे इसे, तो बेसिकली आप इंपोर्ट डिमांड को फ्यूल कर रहे हैं अपनी मुल्क के अंदर एक ऐसे वक्त पे हम्म। जहां एनर्जी क्राइस आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर बर्डन डालेगा। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि इन दो चीजों पे थोड़ा सा और एक्शन और लेने उज़ैर की मुझे बताइएगा, जरूरत है मैं ये पाकिस्तान। देख रही थी कि क्यों इतना मसला है, जबकि मैरीटाइम पैसेजेस और टोल्स हैं दुनिया भर के जिधर पैसे लिए जाते हैं। सुएज कैनाल इजिप्ट के अंदर है, उधर आपके तकरीबन 1 से 6 लाख डॉलर लिए जाते हैं पैसेज के लिए। पैनामा कैनाल है आपका, 1 से 5 लाख डॉलर तकरीबन ट्रांजिट का लिया जाता है कार्गो से। इसी तरह टर्की के अंदर भी बॉस्फोरस स्ट्रेट के ऊपर भी पैसे चार्ज किए जाते हैं। आपके कनाडा यूएस भी चार्जिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स टू कवर लॉक्स एंड नेविगेशन सर्विसेज। तो इतनी क्या
کیا پرابلم ہے کہ اگر ایران کہے کہ میری حکمرانی جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر, وائی از دیٹ اے ڈیل بریکر اور وڈ بی پوٹینشلی فار پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ ارے یہ بہت مشکل ہوگا صرف ٹرمپ کے لیے نہیں بلکہ گلف کوآپریشن کاؤنسل کے تمام ممالک کے لیے انکلوڈنگ عراق کے لیے بڑا مشکل ہوگا. کیونکہ دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں جو ہیں جیو پولیٹکلی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایجپٹ کا کنٹرول اور پیناما کا کنٹرول ایکسیپٹیبل ہے اور سسٹینیبل ہے اس لیے کیونکہ وہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ویسٹرن کیمپ کے الائز ہیں. مصر کے اندر آبویسلی ایک تاریخ رہی ہے مصر کی کلوزنس کی امریکہ کے ساتھ, اور جب وہ کلوزنس نہیں ہوئی تو آپ نے ایکشن بھی ہوتا ہوا دیکھا ہے. اینڈ سملرلی پیناما میں ابھی ریسنٹلی کی کہانی ہے کہ جب چین نے پیناما کنال کے اوپر تھوڑا ایکشن لینے کی کوشش کی, انویسٹمنٹ کرنے کی, تو اسے کس طرح جو ہے وہ سائڈ پہ کیا گیا ٹو انشور کہ پیناما کنال جو ہے وہ اور پیناما جو ہے وہ فرملی امریکن کیمپ میں رہے. ایران امریکن کیمپ میں نہیں ہے اور ناٹ اینی ٹائم سون کیمپ میں آنے والا ہے. تو جب تک وہ امریکی کیمپ میں نہیں ہوگا اور پڑوس میں تمام ممالک امریکی کیمپ میں ہیں تب تک یہ بڑا مشکل ہوگا کہ ایران کے اوپر کنٹرول ہو اور ایران ٹول چارج کرے اور یونیلیٹرلی ٹریفک کو کنٹرول کرے, کیونکہ اس خطے کے اندر تمام بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے انٹرسٹ ڈائیورج کرتے ہیں. ایک طرح سے کنسورشیم بنانا صحیح اپروچ ہوگی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت اتنا ٹرسٹ موجود ہے جنگ کی صورتحال میں کہ وہ کنسورشیم بنے. تو اٹ ول بی اے ویری ٹف نیگوسیشن موونگ فارورڈ. اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آنے والے 3-4 دنوں میں اوور دا ویکینڈ ان پرٹیکولر اگر بیک چینل اور یہ جو سمٹ جس کی بات کی جا رہی ہے یہ نہیں ہوتی اور پروگریس نہیں ہوتا, تو آئی فلی اینٹیسپیٹ کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کو ایسکلیٹ کرے گا. اور جب اس ایسکلیشن کے درمیان جو فورسز اکٹھا ہو رہی ہیں مرینز وغیرہ, وہ ایک ایسا ایکشن لیں گے جو کہ دونوں سائڈز کے لیے ایران اور امریکہ کے لیے بڑا رسکی ہو سکتا ہے. اینڈ لاسٹلی ان 27 دنوں میں سب سے بڑی مار کس نے کھائی ہے, سب سے زیادہ جو ہے اس کا فائدہ کس نے 27 دن کے اندر ایز اے اپرچونٹی گین کیا ہے؟ بگیسٹ لوزر بگیسٹ ونر؟ آئی تھنک سب سے بڑا لوزر اس جنگ کے اندر یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ہے میرے نزدیک, اور اس کی پوری والنریبلٹی آپ کو نظر آ گئی ہے کہ جو سیف ہیون کا سٹیٹس تھا دبئی, ابو دھابی ایکسیٹرا کا, وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ڈیو ٹو ایرانین ریٹیلیشن. اور اس مومنٹ سے یو اے ای کے لیے باہر نکل کے اپنے آپ کو سیکیور فیل کرنا بہت مشکل ہوگا. تو میرے نزدیک اس جنگ کا سب سے بڑا لوزر اسٹرکچرلی یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ہے, اور سب سے بڑا گینر اس جنگ کا سو فار ان مائی اوپینین از رشیا, کیونکہ رشین آئل ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ان کو پریمیم مل رہا ہے, ان کی مارکیٹ شیئر واپس بڑھ رہا ہے, تو ان کا کافی جو ہے جو فائدہ ہو رہا ہے اس وقت, اور روس از اے بگ گینر آؤٹ آف دس کانفلکٹ. اور لانگ ٹرم میں اگر آپ کہیں کہ کون میں سمجھتا ہوں کہ نیٹ گین کرے گا, میں سمجھتا ہوں چین بہت زیادہ گین کرے گا, صرف جیو پولیٹکلی نہیں بلکہ اکنامکلی بھی, کیونکہ وہ تمام انگریڈینٹ جو کہ تمام دنیا کے ممالک کو اس انرجی پرائس شاک کے بعد چاہیے ہوں گے ٹو میک این انرجی ٹرانزیشن, اس کی کیپیسٹی اور اس کی ایکسیس کیپیسٹی اس وقت دنیا کے ایک ہی ملک کے پاس ہے اور وہ ہے بہت چین. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عزیر یونس صاحب موجود ہیں, آپ نے گفتگو